यस क्लास। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी एकदम ठीक हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था सेटिंग अप बिजनेस का चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे हम लोगों ने बातचीत की कि जब कभी भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हम लोगों को सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट किस तरीके से अर्न होगा, फंड कहाँ से आएगा। उससे रिलेटेड हम लोगों ने कल बातचीत की थी। अब देखिए, एक चीज समझिएगा, अगर मुझे किसी भी तरीके का बिजनेस करना है तो बिजनेस चलाने के लिए हमें लेना पड़ेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बिजनेस के अंदर हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हर तरीके के बिजनेस के अंदर जब बिजनेस की बात आती है, उस बिजनेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे मोड्स अवेलेबल होते हैं बिजनेस करने के। सबसे पहला मोड हमारे पास जो अवेलेबल होता है उसे हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है वो ऑप्शन कौन सा होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की जैसे ही मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखना, जहां पे पूरे के पूरे बिजनेस का कंट्रोल किसके हाथों में हो? कंट्रोल हो सिंगल इंडिविजुअल के हाथों में, उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। नॉर्मल सी बात है, अकेला बिजनेस कर रहा हूं, ना किसी का लेना देना होगा ना कुछ और होगा, मेरे लिए उतना ही ज्यादा फायदा है। अब अगर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर अपन बात करें लायबिलिटी की। बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के ऊपर हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। तो वो लायबिलिटी क्या रहने वाली है? अनलिमिटेड। कहने का मतलब, जितना पैसा मैं बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूं, अगर मेरा लॉस उससे ज्यादा हो गया तो मुझे वो भी बियर करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट? अब लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है ही, लेकिन अगर मैं बात करूं बिजनेस के अंदर मुझे क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होने वाला है? लॉस। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी मेरा ही पूरा का पूरा क्या है? राइट। राइट कैसा है? सोल ट्रेडर का। सोल प्रोप्राइटर के कंसर्न में मैं अगर और तुम लोगों से बातचीत करूं तो सिंपल सी एक बात और ध्यान रखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रिस्क भी क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्या होती है? लो रिस्क होती है, हाई रिस्क नहीं होती है। सोल प्रोप्राइटर के केस में बिजनेस के अंदर जितनी भी रिस्क है वो रिस्क हमेशा क्या रहने वाली है? लेस रिस्क की होता है। अब इतने सारे फायदे तो हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान है रिलेटेड टू फंड। फंड के सारे सोर्सेस क्या रहते हैं?
लिमिटेड। अकेला पर्सन है, पैसा कहां से लाएगा? तो फंड के जो रिसोर्सेस हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं इसके अंदर? लिमिटेड रहते हैं। राइट। आ गई बात ये वाली समझ में कि अगर कोई भी सोल प्रोपराइटर होता है तो उस सोल प्रोपराइटर के केस में अपने पास क्या क्या काम रहते हैं। राइट। अब बिजनेस को करने का दूसरा तरीका है, सोल प्रोपराइटरशिप से ना करो, उसके बिहाफ पे आप क्या कर लो, आप लोग उस बिजनेस को किसके बिहाफ पे कर सकते हो? पार्टनरशिप के बिहाफ पे कर सकते हो। अब अगर आपने पार्टनरशिप से काम किया तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के कोई काम करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। मिनिमम कितने लोग होंगे? दो। मैक्सिमम कितने होंगे? 50। 50 से ज्यादा नहीं हो सकते किसी भी पार्टनरशिप के अंदर। तो बिजनेस के अंदर अगर मैं कंट्रोल की बात करूं तो बिजनेस के अंदर कंट्रोल किसका रहेगा? पार्टनर्स का। लायबिलिटी शेयर तो हो जाएगी, लायबिलिटी शेयर यहां तो अकेले पर्सन की थी, लेकिन यहां पर क्या हो गई? शेयर हो गई, लेकिन अभी भी क्या है? अनलिमिटेड है। ध्यान रखना इस बात का। प्रॉफिट और लॉस अकेले का तो होगा नहीं, आपस में लोगों के साथ क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। रिस्क की बात करें, इसके कंपैरिजन में रिस्क ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसके अंदर भी रिस्क क्या है? कमी है, ज्यादा होगी नहीं। तो ये भी क्या हुआ? लेस रिस्कियर। फंड के सोर्सेस इंक्रीज तो हुए, लेकिन ज्यादा नहीं होंगे, वो भी क्या रहेंगे? लिमिटेड। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फंड क्या होता है? मॉडरेट होता है, कि बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं और नहीं हुआ तो नहीं भी आए। अब इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। फंड कम है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो इनका सॉल्यूशन निकाला गया। कि एक काम करो, आप क्या ओपन कर लो? कंपनी ओपन कर लो। कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट होगा और जो कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल किसका होगा? एक पर्सन का कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता। किसका होगा? कंपनी के मेंबर्स का, या फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होगा। तो यहां पर कंट्रोल में लिख सकते हैं मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। लायबिलिटी की बात करें तो सबसे बड़ी चीज कंपनी के अंदर लायबिलिटी हमेशा क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। कोई सा भी बिजनेस फॉर्म हो, हर किसी के अंदर लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी के अंदर हमेशा लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड। मिल गया बेनिफिट। इन दोनों में जो नुकसान था वो इसके अंदर क्या है? फायदा है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जाएगा एज अ वे ऑफ डिविडेंड। रिस्क, कोई भी कंपनी चला लो उसके अंदर रिस्क क्या रहती है? हाई। फंड, जब फंड चाहिए तब मिल जाएगा। इसके अंदर आपको फंड क्या मिलता है? अनलिमिटेड। अब इसके अंदर अपन पढ़ सकते हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उनकी चर्चा करेंगे, उनके पास अपने पास अलग से पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। उसके बाद लास्ट के अंदर जो बिजनेस है, उस बिजनेस के का मैंने डिवाइडेशन कर रखा है एज अ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे पूरा का पूरा कंट्रोल होता है कर्ता का, जो बिजनेस का हेड होता है।
बात करूं लायबिलिटी, तो इसके अंदर ध्यान रखना जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी तो होती है लिमिटेड, और जो कर्ता होता है उसकी होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड किसकी? कर्ता की। प्रॉफिट सारे के सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो प्रॉफिट को क्या किया जाता है? शेयर। रिस्क मॉडरेट है, न तो बहुत कम है न बहुत ज्यादा है, तो इस कैटेगरी के अंदर मैंने क्या लिखा? मॉडरेट। फंड के रिसोर्सेस भी इनके पास क्या रहते हैं? मॉडरेट रहते हैं। ये तो बेसिक है। एक पॉइंट और लिख रहा हूं, लॉ। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए स्पेसिफिक कोई भी लॉ नहीं बना हुआ है। पार्टनरशिप की बात करें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है। कंपनी की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होता है। एचयूएफ की बात करें, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1965 से गवर्न होता है, या 1955 है? 65 है, राइट। तो ये है आपके सारे के सारे बिजनेस के फॉर्म्स एंड उनके ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नोट कीजिएगा। जल्दी से नोट कीजिएगा।
डन, सभी का हो गया। चलिए अब नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। कल फोर्थ पॉइंट तक हो गया था, मैनेजरियल एबिलिटी तक। अब अपन बात करेंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल के बारे में। डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? बिजनेस के अंदर कंट्रोल किस किस पर्सन का हो सकता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल के बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल के अंदर मैं अब आपको क्लियर करता हुआ चलता हूं। डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि बिजनेस के अंदर किस किस पर्सन का कंट्रोल रह सकता है, राइट। अभी अभी आप लोगों ने अपने नोट्स के अंदर भी लिखा, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सिंगल पर्सन का कंट्रोल, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हो गए उन सभी का कंट्रोल हो सकता है। अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर का, लेकिन अगर सिंगल पर्सन कंपनी है तो पूरा का पूरा कंट्रोल केवल एक सिंगल पर्सन के हाथों में रहेगा। एचयूएफ तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है? कर्ता का। यही बातचीत की हम लोगों ने। देखिएगा, द डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दैट एन एंटरप्रेन्योर डिजायर टू हैव ऑर्डर बिजनेस अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ बिजनेस फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। आप अब किसी के साथ अपना कंट्रोल शेयर नहीं करना चाहते हो तो आप अकेले काम करोगे। तो अकेले काम करने के लिए तुम क्या करोगे? या तो सोल प्रोप्राइटर में काम कर लोगे या फिर वन पर्सन कंपनी बना लोगे। फर्क इतना है, एक लिमिटेड लायबिलिटी है तो दूसरी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में खर्चा कम आता है और कंपनी बनाने में खर्चा ज्यादा आता है, तो आपको ये सेट करना पड़ेगा। In sole proprietorship and OPC, ownership, management and control are completely first, and therefore entrepreneur has complete control over the business. पार्टनरशिप में जाएंगे तो जितने भी लोग होंगे हर किसी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल को शेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। आ जाइए। In partnership, management and control of business is jointly shared by the पार्टनर्स एंड देयर स्पेसिफिक राइट्स, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर पार्टनर के स्पेसिफिक राइट्स हैं, हर पार्टनर की स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं, वो हर पर्सन के साथ आपको क्या करनी पड़ेगी? शेयर करनी पड़ेगी। इन अ कंपनी, अब कंपनी के अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनरशिप को लेकर के, कि जिस पर्सन के पास जितने शेयर होंगे वो उतने ही पर्सन का कंपनी का क्या कहलाएगा? ऑनर कहलाएगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। किससे रिलेटेड? कंपनी से रिलेटेड। इस बात का बहुत अच्छे से आप लोगों को ख्याल रखना है। However, there is a diversification between ownership and management. The management and control of the company is entrusted on the board, who are the generally elected representative of shareholders. जितने भी शेयर होल्डर हैं वो अपने बिहाफ पे क्या बनाते हैं? डायरेक्टर्स बनाते हैं। तो जिस ग्रुप के पास ज्यादा शेयर होल्डर होंगे उसकी उतनी ज्यादा ही चलेगी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने बिहाफ पे कंट्रोल के क्या रहते हैं? पावर। अब आप चाहते हैं कि कंट्रोल मेरे पास ही रहे अकेले के पास, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी बना लेंगे। आप चाहते हैं कंट्रोल कितने के पास रहना चाहिए? हम लोग शेयर कर लें, पैसा कम है तो पार्टनरशिप बना लो, लेकिन आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और आपको, तो आप किसके अंदर जाओगे? कंपनी के अंदर जाओगे, राइट। अगला देखिए क्या है। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी। ये पॉइंट भी अभी अभी मैंने लिखवाया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क कम रहती है, पार्टनरशिप में भी कम है लेकिन उससे ज़्यादा है, कंपनी में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, कंपनी में ही लिमिटेड होती है। तो जिस तरीके की तुम लोगों को ऑप्शन चाहिए उस तरीके का तुम क्या कर सकते हो? बिजनेस कर सकते हो। The size and risk, the willingness of owners to bear it, it is a very important consideration in the selection of form of business organization. कि भैया सिलेक्शन करना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो तुम्हारी चॉइस है। रिस्क कम लेना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटर, और रिस्क फुल ले सकते हो तो क्या बनाना स्टार्ट करोगे तुम लोग? तुम लेके चलोगे कंपनी की तरफ जाओगे। The amount of risk involved in business depends among the other factors like on the nature and size of business. Smaller the business, smaller the
रिस्क। और स्मॉल बिजनेस के लिए मैंने तुम्हें बताया भी क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बताया हुआ है। Thus, a sole proprietary business carry a small amount of risks with all compared to the partnership or the company. राइट वही वाली बात, पार्टनरशिप में और ज्यादा होती है और कंपनी में उससे भी ज्यादा क्या होती है, रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होता है। डन। अगला क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसका मतलब पता है क्या है, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बिजनेस कितने टाइम तक चलेगा। अकेला हूं, लॉस ज्यादा देखूंगा, बंद करके गायब। पार्टनरशिप है, ज्यादा लॉस हुआ, थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन और ज्यादा लॉस हुआ तो गायब। एक बार एक कंपनी ओपन हो गई ना, तो कंपनी अपने आप में ही एक लीगल पर्सन है। उसको अगर बंद करना है तो एक पूरी कठिन प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन या फिर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। तो कंपनी का स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ ऑल अदर बिजनेस फॉर्म्स। A stable business is preferred by the owners is so far to help into attracting the supplier of capital who look for safety for investment and regular return. अगर आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो जितना ज्यादा बिजनेस पुराना तुम्हारा होगा उतने ही लोग तुम्हारे अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। टाटा का नाम आता है, रिलायंस का नाम आता है, लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होते हैं। लेकिन अगर कोई नई कंपनी आती है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि लोगों के अंदर अगर ट्रस्ट को इंक्रीज करना है तो सबसे पहला क्या है, स्टेबिलिटी होना जरूरी है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। राइट। And also help in getting component workers and managers who look to security for services and opportunity for advancement. Right? From this point of view, sole proprietor are not स्टेबल, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है, जब मर्जी हो ओपन कर लेंगे, जब मर्जी हो उसको क्या कर सकते हैं, बिजनेस को बंद करके हम लोग जा सकते हैं। पार्टनरशिप उसके कंपैरिजन में ज्यादा चलता है, कंपनी तो वैसे ही सबसे ज्यादा चलता है, और एचयूएफ भी लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, चलता रहता है और चलता रहता है। उसके बाद आ जाओ फ्लेक्सिबिलिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है आपके जो स्टाफ हैं उन स्टाफ की क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या उन्हें फ्लेक्सिबल कर सकते हो या फिर उनको फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, तो उसे हम कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी के अंदर हम लोग डालते हैं। राइट, जस्ट फॉर अ मिनट। देखिए क्या भी रहा है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बिजनेस, द मैनर इन विच द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर स्ट्रक्चर्ड। जैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। आप लोगों ने आपके 12th क्लास में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, सबसे बड़ा चैप्टर पार्ट नंबर 1 का, जहां पे आप लोगों ने देखा कि डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है, एक अंगूरी लता वाला भी आता है, ग्रैपिपाइन नेटवर्क भी होता है, अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। तो जिस तरीके का आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसी भी आप पे आपके क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी बिजनेस के अंदर। अब अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग अलग पार्ट में बटे हुए होते हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कुछ होते हैं अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे, अलग अलग यूनिट्स बने हुए होते हैं, एक में प्रोडक्शन हो रहा है, एक में पैकिंग हो रही है, एक में केवल सेलिंग का काम चल रहा है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और यही डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन की क्या अथॉरिटी है और किस पर्सन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस
फॉर इंस्टेंट इज वेरी सिंपल। अकेला पर्सन है, सारा का सारा कंट्रोल एक के हाथ में है, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी होता है वो भी क्या होता है, एकदम सिंपल होता है। तो ज़्यादा डामाडोल होने की जरूरत नहीं है, जो भी है वो सारे के सारा एक पर्सन के हाथ में है, तो दूसरे को ना तो अथॉरिटी देने की जरूरत है ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत है। तुम सारा खुद क्या कर सकते हो, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। And therefore any change in administration can be affected with the least inconvenience। अब तुम इसको चेंज भी करना चाहते हो तो बहुत इजीली चेंज हो जाएगा। 10 लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो 10 लोगों के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। एक अकेला सारा का सारा कंट्रोल कर रहा है, तो जैसा आपको चेंज करना है आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। टू द लार्ज एक्सटेंट द केस इज सेम इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, क्या कह रहा है, अच्छे से समझना क्या है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। बताने की जरूरत है या प्रॉफिट का पॉइंट उधर तुम्हें सारा का सारा बताया हुआ है, यूं का यूं ही है। ये एक के अंदर प्रॉफिट को शेयर सोल प्रोपराइटर खुद रखता है, दूसरे केस में क्या बताया तुम लोगों को, पार्टनरशिप रखती है, रेशो के अंदर शेयर होता है, कंपनी के अंदर डिविडेंड, एचयूएफ के अंदर सबके साथ शेयर होता है, लेकिन कर्ता को सबसे ज्यादा मिलता है। वही वाली पॉइंट हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद क्या बताया, कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। लास्ट वाला पॉइंट तुम लोगों ने क्या लिखा है, लॉ से रिलेटेड लिखा है क्या, किसके अंदर कौन सा लॉ है। अब एक पॉइंट और रह गया तुम्हारा कॉस्ट से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, पहले उसकी बात कर लेता हूं मैं। एक पॉइंट और मेंशन कर देते हैं, कॉस्ट। इसकी कॉस्ट लगती है लेस, इसकी लगती है मॉडरेट, इसकी लगती है हाई, इसकी लगती है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है न ज्यादा न कम, मेंशन करो जल्दी से। चलूं आगे, क्लियर है ना यहां तक। This is very important factor that should be taken into the account while choosing a particular form of organization. Different form of organization involve different procedure for establishment and are governed by different law, which affect the immediate and long-term functioning of a business enterprise. From this point of view, sole proprietor are the easiest and the cheapest way to start. सारे पॉइंट हो गए क्लियर। अब तुम्हें इस चैप्टर में क्या दे रखा है पता है, आगे 3 पेज है, उन 3 पेज में आपको बता रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके फीचर्स, पार्टनरशिप क्या होती है उसके फीचर्स, कंपनी क्या होती है उसकी फीचर्स, एचयूएफ क्या होता है उसके फीचर्स, सब कुछ दे रखा है। तो भैया तुम्हें मैंने अभी अभी बताया क्या, जो चार्ट बनाया है वही तो डिटेल है, उसी को तो हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है ना सारी चीजों को। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप समझो भैया, sole proprietorship is a form of business where one person own all the assets business. Non-legal formalities are required to create social proprietor other than appropriate license. अगर फूड सेक्टर में काम करना है तो फूड लाइसेंस की जरूरत है, थोड़ा सा लार्ज स्केल पे काम करना है तो जीएसटी का नंबर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक का काम करना है तो इलेक्ट्रिसिटी का नंबर चाहिए, मेडिकल शॉप चाहिए तो मेडिकल का लाइसेंस चाहिए, उसके अलावा कोई लीगल है ही नहीं। जो बिजनेस होगा उसका लाइसेंस चाहिए, उसके अलावा कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। द ऑनर रिपोर्ट्स इनकम एंड लॉस फॉर बिजनेस विथ अ पर्सनल इनकम, उसकी खुद की सारी पर्सनल इनकम है। अब इसने क्या बोले, फीचर्स, तो जो ये सारे मैंने पॉइंट लिखवाए वो क्या थे, फीचर्स ही तो है सोल प्रोप्राइटर है। कंट्रोल एक के पास, प्रॉफिट एक के पास, लायबिलिटी अनलिमिटेड, फंड के रिसोर्सेस कम होते हैं, सारी चीजें बता दी। आगे बढ़ते हैं भैया, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इजी टू स्टार्ट, खत्म, इतना ही दे रखा है इसने।
क्यों दे रखा है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर आगे है ही नहीं हमारे कंसेप्ट में। पार्टनरशिप के लिए अलग से पूरा एक चैप्टर है आगे, कंपनी के लिए पूरा अलग से चैप्टर है आगे, एचयूएफ के लिए नहीं है आगे कुछ भी। तो अब इसने पार्टनरशिप के लिए भी ज्यादा कुछ भी नहीं दे रखा है। इसने बोला पार्टनरशिप, वेट 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 वेट, कहां गया? वेट फॉर अ सेकेंड। पार्टनरशिप फर्म क्रिएटेड बाय ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप जो होती है, दो लोग आपस में मिलकर के काम करते हैं, उन दो लोगों के मिलकर के काम करने को के लिए हमें एक एग्रीमेंट की जरूरत होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। रिटर्न में हुआ तो डीड, अदरवाइज नहीं है। ये चैप्टर आगे मिलेगा तो उसके अंदर अपन डिटेल के अंदर इसका पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। इन्होंने साफ बोला है पार्टनरशिप के अंदर इसमें कितने मेंबर दे रखे हैं? 100, लेकिन बाद में चेंज करके कितने कर दिए गए हैं? 50। हमें 100 से लेना देना ही नहीं है, हमें ध्यान रखना है पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? 50। 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या आ गया? अनलिमिटेड लायबिलिटी बता ही दिया, इजी टू स्टार्ट, एक्सपेंसिव कम होती है। अब कौन सा दे रखा है? एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वेट फॉर अ सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अच्छे से समझो। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ एचयूएफ। इसके अंदर अब ध्यान में रखने की जो चीजें हैं वो लिख लेना आप, आपके पास नोट्स हैं उसके साथ साथ ही लिख लो। बेटा एचयूएफ दो तरीके की होती है, पता है क्या आपको? ये एचयूएफ दो तरीके की होती है। एक तो होती है दया बागा और एक होती है मिताक्षरा। फर्क क्या है? असम और बंगाल में चलती थी दया बागा। असम और बंगाल में क्या चलती थी? दया बागा, जिसके अंदर वुमेन भी बाय बर्थ क्या होती है? एचयूएफ का मेंबर। मिताक्षरा बोलता है बाय बर्थ नहीं होती मेंबर, वुमेन जब शादी हो जाएगी, जिसके साथ शादी होगी उसकी फैमिली का मेंबर क्या कहलाएगी? एचयूएफ मेंबर कहलाएगी। दया बागा ने बोला बाय बर्थ तो दो मेंबरशिप हो गई ना, बर्थ हुआ तो यहां की मेंबर, शादी के बाद जिस घर में गई वहां की मेंबर वुमेन। मिताक्षरा बोलता है नहीं, बाय बर्थ वुमेन कोई मेंबर ही नहीं कहलाएगी, वो सीधा किसका पार्ट कहलाएगी? जहां शादी होगी वहां का पार्ट। लेकिन 2010 के बाद एक नोटिफिकेशन आया तो बोल दिया गया दया बागा मिताक्षरा कैंसिल, वुमेन को दो मेंबरशिप मिलेगी, बाय बर्थ भी मिलेगी और मैरिज के बाद भी मिलेगी। दोनों जगह हक है भैया तुम लोगों का। रियलिटी यही है। वो प्रॉपर्टी के राइट्स आजकल आना स्टार्ट हुए ना, वो इसी के कारण आए हुए हैं बस, बाकी पूरा का पूरा सेम और कुछ भी नहीं। इसके बाद क्या दिया हुआ है भैया? एलएलपी पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे आगे। कंपनी पूरा का पूरा चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे। मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 1 हो चुका है तुम्हारा समाप्त। इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आएगा पहले सुन लो। आया तो राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो चार्ट बनाया है ना इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखना है। दूसरा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू चूजिंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्टिंग में 1 से लेके जो 10 पॉइंट हैं पूरे के पूरे वो इसके, और मैंने तुम्हें नोट्स के अंदर जो लिखवाए हैं वो वाले पॉइंट्स तुम लोगों को लिखने हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में से कभी कुछ नहीं आता। सबसे ज्यादा फैक्टर्स, उसके बाद ये डिफरेंस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। राइट सभी को क्लियर बात? चैप्टर 1 खत्म, कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 के साथ। ओके, धन्यवाद।